फिर आपके नाम पर एक सीरीज़ भी बनी जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश, और उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे एक किस्सा है, एक वाक़या है उसमें कि जब मंदिर में एक बॉम्ब ब्लास्ट की खबर मिली आपको, तो एक बंदर ने उसको डिफ्यूज़ किया था। तो उस जगह पे पहुँचे जहाँ बम प्लांट किया गया था, लेकिन जब तक वो एक बानर जी ने वो तार वार काट दिए थे, ना एसटीएफ पकड़ पा रही थी ना यूपी। तो मेरे एक आईजी साहब थे, उन्होंने मुझे स्पेशल लगाया था कि यार तुम देखो इसको। कि हम लोग पूरी तैयारी से थे, हमारे पास 7 AK-47, 7 पिस्टल, चाहते थे 2-2 4-4 फायर करते, सब भाग जाते और गाड़ी लेके निकल जाते। लेकिन मालूम था इधर से निकल जाएंगे अभी तुरंत वायरलेस होगा, आगे पकड़े जाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पे ऐसा नाटक किया कि हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं कि हमारा एक रिश्तेदार बीमार है, हॉस्पिटल में है। लोग कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड एनकाउंटर्स होते हैं। आप हमेशा पैर में ही कैसे गोली मार सकते हैं? गोली सीने में भी लग सकती है, सर में भी लग सकती है, पेट में भी लग सकती है, ये हमेशा पैर में ही कैसे लग जाती है गोली? तो क्या ये एनकाउंटर स्क्रिप्टेड है? ऑपरेशन लंगड़ा स्क्रिप्टेड है? हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया ही यही जाता है। मानव अधिकार भी यही बोलता है कि आपको पहले पैर में गोली मारनी चाहिए। ये श्री प्रकाश शुक्ला और मुन्ना बजरंगी के जो किस्से अभी अमीश ने आपसे पूछे थे सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतने लंबा करियर, इतने सारे एनकाउंटर, वो जिसे कहते हैं ना कि वो बस इस बार तो मौत जो है वो मेरा कान छू कर निकल गई, वो वाला कौन सा एनकाउंटर? चाहे वो श्री प्रकाश है या कोई हो। हाँ, थोड़ा सा जब वो उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जब वो मेरे ख्याल से उसकी आखिरी सांसें चल रही होंगी, तब उसने एक बार बोला था कि उस टीम में 2-3 ब्राह्मण थे। तब उसने हल्की सी लास्ट उसकी आवाज़ यही थी कि जनेऊ का ख्याल तो किया होता। एक दो नहीं, लगभग 150 एनकाउंटर्स की संख्या है। एटीएस और एसटीएफ जैसी एजेंसियों के सदस्य रहे, एसटीएफ के फाउंडिंग मेंबर रहे। श्री प्रकाश शुक्ला नाम के गैंगस्टर का एनकाउंटर किया, और इस लिस्ट में कई सारे ऐसे नाम हैं जिनके एनकाउंटर आज के हमारे जो मेहमान हैं, हमारे शो द मंच में जो मेहमान हैं, उन्होंने किए हैं। इनका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश मिश्रा। अब फ़िलहाल ये रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनके जो किस्से हैं जो एनकाउंटर के, उन सभी पर आज वो हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द मंच में। तो मेरा पहला सवाल है सर कि आपने इतनी जो बड़ी संख्या है, कभी आपने खुद गिने कि 150 हो गए हैं? नहीं, ऐसा कोई ना तो इरादा था कि ये सब काम काउंटिंग के लिए किए जा रहे हैं। वो तो जब ये वेब सीरीज बनी, तब धीरे धीरे डायरेक्टर ने बात करना शुरू किया, सर ये, सर वो, ये याद दिलाया है, वो याद दिलाते दिलाते संख्या यहाँ पहुँच गई। तो सर, श्री प्रकाश शुक्ला से शुरू हुआ ये मामला, क्या वो सर आपका पहला इनकाउंटर था? और उस बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे वो किया आपने, और क्या इनपुट था, क्या कैसे वो जिम्मेदारी दी गई आपको? नहीं, श्री प्रकाश मेरा पहला इनकाउंटर नहीं था। श्री प्रकाश तो बहुत बात का इनकाउंटर है। मेरा पहला इनकाउंटर अपनी नौकरी के 1 साल बाद ही मेरठ पे हो गया था, जिसमें 3 बदमाश मारे गए थे। और श्री प्रकाश तो बाद में जब मैं लखनऊ पहुंचा और मुझको श्री प्रकाश के लिए जो टीम बनी थी उसको ज्वाइन कराया गया, उसके बाद फिर श्री प्रकाश का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था। नहीं, उसमें ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने ख़ास तौर से आपको ये जिम्मेदारी दी थी कि इस केस को हैंडल करना है। वही श्री प्रकाश का चूँकि आतंक बहुत ज़्यादा हो जा रहा था यूपी में, तो उस पर काम तो टीम कर ही रही थी। बट जिस समय ये बात निकली मीडिया में और उसमें कि मुख्यमंत्री जी की सुपारी उसने ले ली है, तब ये डिसाइड हुआ कि कोई ऐसा फोर्स तैयार किया जाए जिसको फ्रीडम दी जाए, और वो श्री प्रकाश के ऊपर काम करे।
क्योंकि श्री प्रकाश का आप लोगों को पता होगा कि उसका सिर्फ एक फ़ोटो मिला हुआ था, उसके बारे में किसी को जानकारी भी नहीं होती थी, वो क्या नाम बदल के रहता था। तब फिर मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था और उसमें हम 4-5 लोग फाउंडर मेंबर थे। फिर धीरे धीरे वो संख्या बढ़ती रही। और एक ऐसा भी कहा जाता है कि इस एनकाउंटर के लिए आपको प्रेसिडेंट मेडल भी मिला था। हाँ, इस श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर में हमारी पूरी टीम को प्रेसिडेंट मेडल मिला था। जी, तो ऐसा क्या हुआ था कि मतलब श्री प्रकाश शुक्ला ने ऐसा क्या किया था कि वो इतना बड़ा टारगेट पर आ गया था कि अब उसको जो है कि अब उसको ख़त्म ही करना चाहिए, यही एक सॉल्यूशन रह गया था। श्री प्रकाश का क्राइम बहुत ही तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा था और इसी बीच उसने एक पुलिस अफसर का लखनऊ में मर्डर कर दिया था। उसके बाद ये मुख्यमंत्री जी की सुपारी उसने ले ली। तो ये हुआ कि अगर इसको अब नहीं रोका गया तो फिर ये बहुत ऊपर निकल जाएगा। तो उसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ और फिर हम लोग लगे और जो हमारी टीम में 4-5 लोग थे, इत्तेफाक देखिए कि उन्होंने ही कसम खाई थी कि श्री प्रकाश को हम ही लोग मारेंगे और टीमें तो बहुत लगी थी, लेकिन लास्ट में हम ही लोगों ने उसको मारा। फिर आपके नाम पर एक सीरीज़ भी बनी जिसका नाम है इंस्पेक्टर अविनाश, और उसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक किस्सा है, एक वाक़या है उसमें कि जब मंदिर में एक बॉम्ब ब्लास्ट की खबर मिली आपको, तो एक बंदर ने उसको डिफ्यूज़ किया था, वो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वो आपने सीरीज में देखा ही होगा कैसे लोग आए और कैसे उन्होंने प्लांट किया। तो हम लोगों के पास जितना अपना स्रोत था, जो भी हम लोगों को इंफॉर्मेशन थी, तो वो काम हम लोगों ने सारा कर दिया था। ये हनुमानगढ़ी का किस्सा है और लास्ट में मालूम पड़ा कि अभी एक और बम बचा हुआ है, लेकिन उसकी लोकेशन नहीं हम लोगों को मालूम थी, ना उसने बताई थी। तो हम लोग अंदाज से ढूंढ रहे थे और टाइम निकलता जा रहा था। तो ये हो रहा था कि अब जो भी होना है वो ऊपर वाला ही करेगा, हम लोगों के बस की कुछ नहीं है। खैर, काफ़ी देर बाद हम लोग उस जगह पे पहुँचे जहाँ बम प्लांट किया गया था, लेकिन जब तक वो एक बानर जी ने वो तार वार काट दिए थे सब। तो डेटोनेटर जब हट गया तो टाइमर भी बंद हो गया था। तो ये सब ऊपर वाले की कृपा से हुआ था, हम लोगों का उसमें कोई हाथ नहीं था लास्ट में। मेरे साथ मेरे सहयोगी भी हैं, वो भी अपने सवालों के साथ तैयार हैं। सर नमस्कार। बात चूँकि श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर से शुरुआत हम लोगों ने की सर, तो हमारे दर्शकों को चूँकि ये किस्सा बड़ा आज तक बहुत चाव से और चटकारे से सुनाया जाता रहा है, तो श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर की कहानी ज़रा विस्तार से हमें बता दीजिए कि उसकी लीड आप लोगों को कैसे मिली थी। कहते हैं कि श्री प्रकाश शुक्ला एक अय्याश किस्म का व्यक्ति था। वो मतलब अपनी गर्लफ्रेंड लास्ट मोमेंट में उसने उसकी गर्लफ्रेंड के चक्कर में वो पकड़ा गया। तमाम उसको लेकर किस्से हैं, जितना उसका रहस्यमयी अतीत रहा है, उस किस्से में सच कौन सा है? कैसे क्या लीड मिली थी कि आप लोग श्री प्रकाश शुक्ला तक पहुंच गए थे और कैसे उसका एनकाउंटर हुआ था, कितनी गोलियां चली थी? देखिए, श्री प्रकाश एक ऐसा लड़का था शुरू में जो पहलवान था, उसको इस नशे से क्राइम से कोई मतलब नहीं था। और फिर एक ऐसा अपराध उसके हाथ से हो गया कि फिर उसका लोगों ने इस्तेमाल किया। कौन सा अपराध था सर वो? मर्डर। एक उसने उसकी पारिवारिक कुछ मसला हो गया था, उसमें उसके हाथ से एक मर्डर हो गया था और उस मर्डर में पुलिस से बचने के लिए वो इधर उधर मदद के लिए भाग रहा था। तो वो कुछ ऐसे लोगों के हाथ में पड़ गया कि उन्होंने उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उसको एक क्राइम का रास्ता दिखा दिया। और उसने वो जो रास्ता देखा तो उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने, और उसने बड़ी लंबी लंबी वसूली की, किडनैपिंग की, अनाप शनाप पैसा आया, तो थोड़ा अय्याशी की तरफ भी जुड़ गया। वो नशा नहीं करता था, नॉनवेज नहीं खाता था, फिर उसने ये भी सारे काम शुरू कर दिए। इसी सब में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी गोरखपुर की, उससे वो ज़रूर बात करता था दिन में एक बार, कहीं रहे वो, एक बार किसी स्टेट में रहे, वो एक बार ज़रूर बात करता था। तो हम लोग उसके पीछे बिहार, नेपाल, दिल्ली, बॉम्बे, मतलब ऐसा कोई स्टेट बचा नहीं था जहाँ उसका नहीं किया हो। कई बार तो बहुत ही नज़दीक से निकल गया,
और वो इतना होशियार क्रिमिनल था कि अगर उसको ज़रा सी भी भनक लग जाए या उसको पब्लिक का ही आदमी समझ में आ जाए कि ये पुलिस है, तो एज इट इज़ अपना पूरा सामान छोड़ के वेपन लेके भाग जाता था। यही सब चल रहा था। चलते चलते शुरू में मोबाइल सुनने की भी वो नहीं थी सुविधाएं। बाद में उसी जब समय से टैपिंग की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश हाँ पुलिस ने की थी। उसी समय शुरू हुई थी, तो हम लोगों को वो एक्सचेंज में बैठ के सुनना पड़ता था और ढेरों ढेरों प्रिंट आउट निकलते थे, सब देखना पड़ता था। फिर धीरे धीरे कोशिश की गई तो हम लोगों को फिर डाइवर्जन मिलने लगा। डाइवर्जन मिलने से काफ़ी सुविधाएं हो गई। फिर तो श्री प्रकाश की लोकेशन फिर मिलने लगी थी और उसी में वो जब अपनी बात करता था गर्लफ्रेंड से, तो गोरखपुर के जो आईजी साहब थे उन्होंने गोरखपुर के सारे लैंडलाइन नंबर डाइवर्जन पे लगा रखे थे। तो जब गर्लफ्रेंड सारे से नंबर गोरखपुर के जितने श्री प्रकाश से रिलेटेड थे, क्योंकि वो इस तरह की बातें अपने परिवार से या गर्लफ्रेंड से या किसी से लैंडलाइन में बात करता था, मोबाइल से नहीं करता था। तो मालूम पड़ा कि वो दिल्ली में है। हमारी टीम दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में लोकल क्राइम ब्रांच चली, उनके साथ ये सब चल ही रहा था। तो एक दिन मालूम पड़ा कि वो बिहार किसी एमएलए का मर्डर करने जा रहा बाई फ्लाइट। तो हम लोग एयरपोर्ट में लगे, मालूम पड़ा वो आया ही नहीं। बिहार की सुबह की जितनी फ़्लाइटें थी सब निकल गई। फिर उसकी एक कॉल मिली एयरलाइंस वालों से बहस करते हुए कि मेरी नींद नहीं खुली, मेरा टिकट दोबारा करा दो, ये करा दो, वो करा दो। मतलब तो उससे कंफर्म हो गया कि ये गया नहीं है। होता क्या था कि ये पीसीओ पे जाता था बात करने, और हम लोग जब तक पीसीओ पे पहुंचते थे, कभी ट्रैफिक, कभी सिग्नल, कभी ये, जब तक ये निकल जाता था। तो हम लोग एक हफ्ते में बिल्कुल थक गए थे। तो हमारे एसएसपी उस समय अरुण कुमार साहब थे, अरुण कुमार झा साहब, उन्होंने बोला यार चलो। उनके ऊपर भी मूवी बनी है शहर। वो शहर सभी पूरी टीम के ऊपर बनी है। तो उन्होंने कहा एक हफ्ता हो गया यार, अब चलते हैं यहाँ से, अब इसको वहीं लखनऊ में देखेंगे या कहीं और देखेंगे। तो आप लोगों ने सीरीज में अगर देखा होगा कि मेरे एक गुरुजी उसमें आते हैं। तो मैंने कहा सर आज रात रुक जाइए, मैं एक बार गुरुजी से बात कर लेता हूँ। तो थोड़ा नाराज़ हुए, वो इन सब बातों में विश्वास नहीं करते थे। मैंने कहा नहीं सर मान जाइए। तो मान गए, बोले अच्छा बात करके आओ। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा भैया आज की रात और रुक लो, कल चले जाना। तो उनकी बात मैं बहुत मानता था। और अरुण कुमार झा साहब के अलावा सत्येंद्र सिंह साहब, राजेश पांडे साहब, तिवतिया जी, सारे उनके टच में रहते थे। तो सबने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं नहीं सर आज रुक जाते हैं, कोई नहीं। नेक्स्ट डे फिर उसका फ़ोन गर्लफ्रेंड के पास गया। वहाँ जी साहब ने बताया ये नंबर है, ये एड्रेस है पीसीओ का। हम लोग फिर निकले और उस दिन देखिए कोई ट्रैफिक नहीं, कोई रेड लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। और उस पीसीओ से निकलते हुए श्री प्रकाश को हम लोगों ने देख लिया। उसको शक हो गया, वो तुरंत वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके भागा। खैर हम लोग जब तक दिल्ली बॉर्डर रहा, जब तक तो हम लोग बहुत ही शांति से कि दिल्ली में कहीं ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, क्रॉस फायरिंग ना हो जाए, देखते हैं कहाँ जाता है। तो वो यूपी फिर उसने एंट्री मारी। तो फिर अपना स्टेट आ गया था, तो फिर एक्शन शुरू हो गया। फिर गाड़ियाँ तेज़ की गई, उसको पीछा किया गया। तो उसको आइडिया नहीं था। तो वो इंदिरापुरम में, वो क्या नाम उस जगह का, अरे देखे भी नाम याद आएगा, उसने उस तरफ गाड़ी मोड़ दी। उस समय नया वो सब डेवलपमेंट हो रहा था, आगे रास्ता नहीं था। तो वहीं पर उसकी गाड़ी एक बिजली के खंभे से टकराई और उसके बाद फिर फायरिंग शुरू हो गई। तो उसमें श्री प्रकाश के साथ 2 लड़के और थे, एक अनुज था, एक और कोई सिंह करके था, नाम नहीं याद आ रहा। तब वो वहाँ मारा गया। तो क्या आप लोग को मौका नहीं मिला उसको जिंदा पकड़ लेने का, या ऐसा सिचुएशन नहीं था कि नहीं ऐसी सिचुएशन नहीं, उसने उतरते ही फायरिंग शुरू कर दी थी। वो तो अच्छा हम लोगों के लिए ये हुआ कि उसमें बड़े वेपन नहीं थे। वो सारे बड़े वेपन बाई रोड बिहार भेज चुका था वो एमएलए का मर्डर करने के लिए। तो उसमें छोटे वेपन थे,
और हम लोगों के पास तो एके वगैरह थी है, तो ये हुआ। अगर उस दिन उसके पास एके होती तो हो सकता है कैजुअलिटी होती हम लोगों की तरफ से। तो मौका वारदात पर ही श्री प्रकाश शुक्ला का मामला क्लोज हो गया। मामला क्लोज हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में एक दूसरे बड़े गैंगस्टर का बहुत दिनों तक कहानी चलती रही, मुन्ना बजरंगी के बारे में। मुन्ना बजरंगी का अंत भी हुआ, सबने देखा। मुन्ना बजरंगी का किस्सा एक बड़ा चर्चित रहा कि वो मर कर जिंदा हो गया, और जैसा आपने बताया कि श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर नहीं है, वैसे मुन्ना बजरंगी की भी एक आधी तस्वीर है जो जिस समय वो फरार हुआ करता था होती थी। वो क्या कहानी है मुन्ना बजरंगी सर कि वो मर कर जिंदा हो गया? मुन्ना बजरंगी का लोकेशन हम लोगों को मिला दिल्ली में, तो हम लोग लखनऊ से दिल्ली पहुंचे। उस समय राजवीर जिंदा थे, उनकी टीम हम लोगों ने साथ में ली और मुन्ना बजरंगी के लिए लग गए। लोकेशन से मालूम पड़ा कि वो एक्सटॉर्शन का कुछ पैसा लेने आने वाला है, तो हम लोग उस चौराहे पे लग गए और मुन्ना बजरंगी आया अपने एक साथी के साथ, और वहाँ गाड़ी रोकने के चक्कर में दिल्ली पुलिस ने बैरियर लगा रखे थे, रोक रखे थे, तो उसने वो बैरियर सब मार के निकलना चाहा लेकिन निकल नहीं पाया और फायरिंग शुरू हो गई। उस फायरिंग में मुन्ना बजरंगी और उसके साथ एक लड़का और था, दोनों मारे गए। अब चूंकि मेन रोड का ये किस्सा था, तो ट्रैफिक भी देखना था, ये लॉ एंड ऑर्डर भी देखना था, तो ये हुआ कि ये डेड बॉडी जल्दी से हॉस्पिटल भिजवाई जाए। तो मैं और तेवतिया जी मेरे साथ में थे, मेरे सीनियर थे, हम दोनों की डेड बॉडी लेके हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल का नाम नहीं मुझे याद है, और वहाँ जाके मोर्चरी में डेड बॉडी रखवा दी गई कि इसका पोस्टमार्टम रात में होगा या कल होगा। और जो मोर्चरी में चौकीदार रहता है उससे ताला वाला लगवा के हम लोग चले आए। एक मुश्किल से 10 या 15 मिनट बाद, इससे पहले हीरो थे हम लोग, 10 मिनट पहले वाह और क्या हुआ, इतना बड़ा शूटर, इतना बड़ा ये मार दिया और 1 लाख का इनामी, मतलब जो भी आप लोगों ने निकाला था मीडिया ने, हीरो बना के रखा हुआ था। 15 मिनट बाद ही हम लोग मतलब इतने गिर गए थे अपनी नज़रों में भी कि मालूम पड़ा मुन्ना बजरंगी जिंदा है। हम लोग वापस भाग के गए पोस्टमार्टम हाउस, वहाँ जाके देखा वो है ही नहीं, वहाँ पे एक ही डेड बॉडी पड़ी है। पता किया कहाँ है भाई दूसरा, बोले वो जनरल वार्ड में है। उधर भाग के गए तो देखा उसका ग्लूकोज चढ़ रहा है, आराम से वो लेटा हुआ है। फिर वापस नीचे आए, उसको पकड़ा चौकीदार को कि सब हुआ कैसे भाई। बोले साहब आप लोग गए, तो उसके बाद 2 जूनियर डॉक्टर आए और उन्होंने पूछा कि डेड बॉडी कैसी है, तो मैंने बताया इनकाउंटर की है। तो बोले यार हमको भी दिखाओ, इनकाउंटर की डेड बॉडी नहीं देखी हमने कभी आज तक। वो लोग आए साहब, 5 मिनट तक वो हिलाते डुलाते रहे। उसमें से आप जिसको मुन्ना बजरंगी कह रहे हैं, उसने हल्की सी हिचकी लिए और उन्होंने शोर मचा दिया। फटाफट और डॉक्टर आ गए, उसको उठा के वहाँ ले गए। ये किस्सा हुआ था, जो जब तक ऊपर वाला मेहरबान है तब तक तो किसी का कुछ बिगड़ नहीं सकता। ये किस्सा नहीं सर, आपकी बातों से चूँकि आपने एक गुरु जी का भी जिक्र किया श्री प्रकाश शुक्ला के एनकाउंटर में, और अभी आप ऊपर वाले की बात कर रहे थे कि जब तक उसने जान बख्शी है तब तक कोई जान किसी की ले नहीं सकता है। तो इससे ये ऐसा लगता तो है कि आपका रुझान आध्यात्मिक भी है, आप धार्मिक किस्म के भी इंसान लगते हैं। तो सर, हम लोग के जो धार्मिक परंपरा में जब ये कहा जाता है कि चींटी भी गलती से पैर रख दो तो दुख हो जाता है कि यार चींटी मार दिया हमने। जब आप एनकाउंटर करते हैं, भले अपराधी का एनकाउंटर करते हैं, तो ये पाप और पुण्य का कॉन्सेप्ट आप लोग को कहीं हॉन्ट करता है या क्या, मतलब कैसे आप लोग, कैसा लगता है? मतलब आप मार तो रहे हैं एक इंसान को ही, तो कभी ये दिमाग में कहीं क्लिक होता है कि कोई पाप हो रहा है या भाई जिसमें भी जीव है, कुछ इस तरह की भावना आती है? कैसे विजय प्राप्त करते हैं उस पर? नहीं, देखिए हम लोगों का जो काम है, जो करते हैं, उसमें पाप और पुण्य ढूंढने नहीं जाते हैं कि ये पाप है या इसमें हमको बहुत पुण्य मिलेगा या बड़ा नाम होगा। कर्म करने जाते हैं, तो वो कर्म किया जाता है, तो उसमें पाप पुण्य का कोई सवाल ही नहीं है। और करने से पहले आपको समय मिले कि हाँ भाई हम इसको मारेंगे, इसको पकड़ेंगे, तब तो सोचें कि ये पाप होगा कि पुण्य होगा, क्या होगा। उस समय तो सिर्फ अपना कर्म और कर्तव्य याद रहता है, तो वो करते हैं। और धार्मिक होना अपनी जगह है, अपने कर्म करना अपनी जगह है। नहीं, सही बात है। तो गीता वाली भावना ही है कि
कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। सर सवाल आगे बढ़ाता हूँ कि उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम को ये जो नाम हम लोगों ने अभी चर्चा की जिन पर, ये ऑर्गेनाइज क्राइम के सिंबल थे, और इस बीच में और भी कई बड़े माफिया जिनको पुलिस और प्रशासन कहता रहा वो मरे हैं, अन्य वजहों से मरे। जैसे अतीक अहमद मुठभेड़ में, पुलिस अवरक्षा में मुठभेड़ हो गई, उसमें मारा गया। मुख्तार अंसारी की मौत जेल में हो गई। तमाम बड़े जिनका जिक्र किया जाता था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो दूसरे क्रिमिनल्स थे उनको सत्ता ने अब सहयोग दे दिया तो वो नेता हो गए हैं, सफ़ेदपोश हो गए हैं। क्या आपको लगता है आज के समय में, चूंकि आप कनेक्ट होंगे अभी भी पुलिस प्रशासन से, तो क्या उत्तर प्रदेश से ऑर्गेनाइज क्राइम अब मान लिया जाए कि ख़त्म हो गया है? देखिए, पहले जो एसटीएफ बनी थी वो खाली श्री प्रकाश के लिए नहीं बनी थी, श्री प्रकाश प्लस और इस संगठित गिरोह के लिए। तो उस समय तक तो धीरे धीरे ये गैंग ख़त्म हो रहे थे, और जब इनको लगा कि जिस तरह गिनती कम हो रही है तो औरों का भी नंबर आएगा, तो वो धीरे धीरे राजनीति की तरफ निकल गए। और मेरे ख्याल से धीरे धीरे ख़त्म ही हो रहा है, संगठित अपराध ख़त्म हो रहा है। सब कमर्शियल हो गए, अपने अपने धंधों में लग गए, अपने अपने ठेके पट्टे में लग गए हैं। कोई राजनीति में चला जा रहा है, कोई मतलब धीरे धीरे। नहीं तो एसटीएफ ने वो नाम क्यों नहीं उजागर कि जब श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर हो रहा था, एनकाउंटर की तैयारी या एनकाउंटर जब हुआ, तो जब फ़ोन रिकॉर्ड्स हो रहे थे उसके, तो उसके फ़ोन कहते हैं कि सफ़ेदपोशों के पास भी जाते थे, नेताओं के पास भी जाते थे। उन नामों को एसटीएफ ने कभी उजागर नहीं किया। श्री प्रकाश शुक्ला मारा गया, वो कहानी वहीं द एंड कर दी एसटीएफ ने। देखिए, एसटीएफ जो है बड़े ही लंबी सोच के साथ बनाई गई थी और लंबे समय तक रन करने के लिए बनाई गई थी, जो अभी चल रही है। अगर छोटे छोटे इनके सिर्फ हलो हाय वालों को बाहर लाते रहेंगे तो हमारा नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। फिर तो कुछ चीज़ें छिपानी भी पड़ती थी, अब उसमें आप इसी चीज़ को रखिए, और ऐसा कोई इसका मतलब नहीं था। चलिए, अच्छा सर, उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक सवाल लूँगा आपसे। उत्तर प्रदेश में एक ऑपरेशन पुलिस का, एसटीएफ का बड़ा फेमस है, ऑपरेशन लंगड़ा। उसमें ऑपरेशन लंगड़ा, उसमें अपराधियों के पैर में ही गोली लगती है। जब एनकाउंटर होता है तो उनके पैर में ही गोली लगती है, और हर की स्क्रिप्ट में यही होता है कि वो या तो पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा था या हथियार छीन कर भाग रहा था, और गोली चली और पैर में ही लगी। लोग कहते हैं कि ये स्क्रिप्टेड एनकाउंटर्स होते हैं। आप हमेशा पैर में ही कैसे गोली मार सकते हैं? गोली सीने में भी लग सकती है, सर में भी लग सकती है, पेट में भी लग सकती है, ये हमेशा पैर में ही कैसे लग जाती है गोली? तो क्या ये एनकाउंटर स्क्रिप्टेड है? ऑपरेशन लंगड़ा स्क्रिप्टेड है? हम लोगों को ट्रेनिंग में सिखाया ही यही जाता है, मानव अधिकार भी यही बोलता है कि आपको पहले पैर में गोली मारनी चाहिए, फिर उसके बाद ऊपर बढ़िए। तो जब पैर में गोली मारने से काम चल जा रहा है तो ऊपर क्यों बढ़े? और कई ऐसे इनकाउंटर हुए जिसमें पैर में मारने से नहीं बात बनी तो ऊपर भी मारी गई है। नहीं तो सर, ये जैसे मान लीजिए आप तो अब इस आपका दूसरा पेशा, एक्टिवली आप इसमें नहीं है, मतलब प्रोफेशनली भी आप इसमें नहीं है। अगर आप दूर खड़े होकर आप देखें, जो ये आरोप लगता है कि पुलिस स्टेट बन गया है, एनकाउंटर राज हो गया है, क्या आपको लगता है कि इस तरह के आरोप जस्टिफिकेबल हैं या नहीं है? पुलिस अपना काम सही ढंग से कर रही है? नहीं भाई, ये सब बेकार की बातें हैं। मैंने देखिए, सपा गवर्नमेंट में, बसपा गवर्नमेंट में, भाजपा गवर्नमेंट में तो मारे हैं सब। कोई चौथी गवर्नमेंट तो यूपी में थी नहीं, तो उस समय भी क्या यही बात लागू होती थी क्या? नहीं, ये तो समय की बात है, हो रहा है। अब आपके इनकाउंटर की पब्लिसिटी ज़्यादा हो रही है। अब आपने अभी बताया कि मैंने 150 मार दिए। 150 में कितने इनकाउंटर ऐसे थे जिनकी पब्लिसिटी हुई है, बाकी की नहीं हुई है? अगर आज की तरह पहले भी उसी तरह की पब्लिसिटी होने लगती, छोटे छोटे इनकाउंटर 10,000 के, 20,000 के, वो टीवी में छा रहा है, तो लगता है कि उस समय भी यही हो रहा है। ऐसा नहीं, हर समय होता रहता है, आज भी हो रहा है, पहले भी हुआ है। मैंने बताया, मैंने 3 गवर्नमेंट में काम किया है, तो ऐसे ही स्कोर थोड़ी ना हुआ है। अच्छा, 3 गवर्नमेंट में अगर ये जैसे राजनीतिक पार्टियां तो अपना अपना दावा करती हैं कि कुछ नहीं, हर समय होते रहेंगे। लेकिन आप लोगों को खुला हाथ किस सरकार में सबसे अधिक मिला? लेकिन मैं औरों की तो नहीं बताता, मैंने तो हर सरकार में खुले हाथ से काम किया, क्योंकि मुझे अपने काम से मतलब था। मुझे मेडल से मतलब नहीं था, मुझे इनाम से मतलब नहीं था, मुझे पब्लिसिटी से मतलब नहीं था, मुझे मीडिया से मतलब नहीं था, ना मुझे पॉलिटिक्स से मतलब था कुछ, ना प्रेस से मतलब था।
अपना काम करते थे, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, किसी गवर्नमेंट में नहीं। ये श्री प्रकाश शुक्ला और मुन्ना बजरंगी के जो किस्से अभी अमीश ने आपसे पूछे थे सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतने लंबा करियर, इतने सारे एनकाउंटर, वो जिसे कहते हैं ना कि वो बस इस बार तो मौत जो है वो मेरा कान छूकर निकल गई, वो वाला कौन सा एनकाउंटर था? देखिए, ऐसा तो कई बार हुआ है, महाकाल की कृपा से बचे भी हैं, लेकिन मेरा एक कलकत्ता का एनकाउंटर है, जिसमें रनिंग में लाइव एनकाउंटर, जिसमें मैं कम से कम 3-4 बार बचा हूँ। और उस मुठभेड़ में 4 बदमाश मारे गए थे, 2 आज भी जिंदा हैं, 4-4, 5-5 गोली लगी हुई हैं उनके। तो वो एनकाउंटर मेरा ऐसा था कि अब भाई बस। नहीं तो थोड़ा सा बता सकते हैं सब? मैं थोड़ा सा बता पाऊँगा कि ऑलरेडी इस पर मेरा एग्रीमेंट हुआ है पिक्चर के लिए। अच्छा, ओके। तो मेरा फिर डायरेक्टर नाराज़ हो जाएगा, प्रोड्यूसर नाराज़ हो जाएगा। ये रनिंग इनकाउंटर है, और इतना बता सकता हूँ, जिस समय ये चल रहा था तो कलकत्ता की पुलिस समझ रही थी कोई शूट चल रहा किसी पिक्चर का। हम लोगों पे गोलियाँ चल रही थी, हम गोली चला रहे थे, वो फ्लाइंग किस दे रहे थे। मालूम पड़ रहा था कोई हीरो है और शूट चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग। इसकी माफ़ी चाहता हूँ, डिटेल में नहीं जाना। नहीं, बिल्कुल। और ये जो हम बड़े फिल्मों में किस्से देखते हैं कि वेश बदल के पुलिस वालों को अपने घात लगानी पड़ी। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, ये भी दे आर ऑल्सो कॉमन पीपल, बस अपनी ड्यूटी कर रहे होते हैं। कोई ऐसा कोई किस्सा है जिसमें बड़ा ड्रामेटिक अंदाज में आपको किसी अपराधी को पकड़ने के लिए खुद ही एक्टर बनना पड़ा हो? ऐसा तो कई बार हुआ है और करना पड़ता है। एक मेरा इनकाउंटर है गाज़ियाबाद का ही। उसमें एक ही गाज़ियाबाद का बहुत नामी बदमाश था, उसको ना तो दिल्ली पुलिस पकड़ पा रही थी, ना एसटीएफ पकड़ पा रही थी, ना यूपी। तो मेरे एक आईजी साहब थे, उन्होंने मुझे स्पेशल लगाया था कि यार तुम देखो इसको। तो मुझे पता था कि उसका पुलिस के अंदर भी अच्छी पकड़ है, पॉलिटिक्स में भी अच्छी पकड़ है। तो हमारा ये फाइनल हुआ कि इधर मैं जाऊंगा रामपुर, आप सबको बताइएगा कि मैं नैनीताल जा रहा हूँ। और वो यही हुआ। हम लोग निकले, जाना था हमको पूरब, लेकिन हम पूरा पश्चिम की तरफ पब्लिसिटी करके निकले थे। तो एटा के पास हम लोग खाना वाना खा के निकले थे, क्योंकि सुबह की इन्फॉर्मेशन थी कि सुबह 5 बजे वो मिलेगा, उसके बाद वो निकल जाएगा। तो ये हुआ कि खाना वाना खा के ही तैयारी से चला जाए, फिर पता नहीं मुलाकात हो गई तो फिर दिन में पता नहीं कितने बजे मिलेगा। तो खाना वाना खा के निकल रहे, तो हमारी गाड़ी के आगे एक नहीं चलती भैंसा बुग्गी, जो भैंसा गाड़ी जो है, ये पगडंडी से कहीं निकल के रोड पे आई, तो हमारी गाड़ी का हल्का सा कोना उसमें लग गया, तो वो गाड़ी पलट गई। खैर नुकसान उसका नहीं हुआ था, और वो भैंसा भी सुरक्षित था, सब कुछ था। लेकिन हम लोग चूँकि 5-6 लोग थे, इंसानियत के नाते गाड़ी से उतरे तो वो घबरा गया, उसने शोर मचा दिया। और बगल में ही गांव लगा हुआ था, गांव से 20, 25, 50 इकट्ठे होते चले गए, हम लोग घेर लिया। और जबकि हम लोग पूरी तैयारी से थे, हमारे पास 7 AK-47, 7 पिस्टल, चाहते थे 2-2, 4-4 फायर करते, सब भाग जाते और गाड़ी लेके निकल जाते। लेकिन मालूम था इधर से निकल जाएंगे, अभी तुरंत वायरलेस होगा, आगे पकड़े जाएंगे। तो हम लोगों ने वहाँ पे ऐसा नाटक किया कि हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं कि हमारा एक रिश्तेदार बीमार है, हॉस्पिटल में है, अंतिम सांस ले रहा है। ये कहानी हम लोगों ने की। खैर उस कहानी का रिजल्ट ये हुआ कि पुलिस आ गई, लोकल पुलिस आ गई, सब कोई आ गया, और फिर हमको वहाँ 20,000 रुपये रिश्वत देने पड़े। हम 20,000 रुपये रिश्वत दे के और अपने ऑपरेशन में आगे बढ़े। उससे नुकसान ये हुआ कि जहाँ हमको पहुँचना था वहाँ से वो बंदा निकल गया था। फिर हमको पूरा दिन लग गया उसकी लोकेशन लेने में, मुखबिर से करते करते, फिर वो हमको रात में गाज़ियाबाद में मिला। वो फिर ये सब काम वाम हो गया। फिर बाद में मुझे वो 20,000 वापस भी आए वहीं से, वो बेचारे सस्पेंड भी हुए।
ये एनकाउंटर को लेके ह्यूमन राइट्स एक बड़ी फाइन लाइन है। एक तरफ आप, जैसा आपने कहा कि मुन्ना बजरंगी के केस में हम हीरो थे 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद हम अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा थे। तो इसी तरह से समाज में भी होता है। एक वर्ग है जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को हीरो बना के रखता है और एक पूरा वर्ग है जो ये कहता है, ये आरोप लगाता है कि ये अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। और एनकाउंटर, अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो एनकाउंटर जो है वो एक लीगल मर्डर है। आप कैसे बैलेंस करते हैं इन चीज़ों को? मतलब इसमें आपको कैसे फेस करते हैं? क्या है कि इनकाउंटर या अरेस्ट जो भी है वो हीरो बनने के लिए नहीं करनी चाहिए, पब्लिसिटी के लिए नहीं करनी चाहिए। आप अपना काम करिए। क्या ज़रूरत है, आपने 2 इनकाउंटर कर दिए, आप मीडिया में आ गए, छा गए, और उसके बाद फिर कोई पनिशमेंट मिला तो फिर आपको गालियाँ मिलने लगी। तो आप ऐसा बैलेंस रखिए कि भाई ठीक है, हमारा काम है, हम कर रहे हैं, आप हमको हीरो मानिए। या मेरी इसमें सीरीज में एक डायलॉग भी है, क्या लगता है मैं विलेन हूँ कि हीरो? तो आप बैलेंस करके चलिए। कोई ज़रूरत नहीं हीरो बनने की, कुछ नहीं, अपना काम है, करिए आप चुपचाप। सर वैसे तो ये जो आपकी दुनिया है, ये इतनी बड़ी दुनिया है कि इस पे कितने भी सवाल हम लोग करते रहें, क्योंकि इस पे इतनी कहानियाँ उपन्यासों में, फिल्मों में, हॉलीवुड से लेके बॉलीवुड तक तरह तरह की चीज़ें देखी हैं। ये एक मुझे बड़ा डायलॉग याद आता है, कंपनी फिल्म थी एक, अगर आपको याद होगा, अजय देवगन की, और उसमें मोहनलाल थे। तो उसमें वो एक पुलिस कस्टडी में एक किसी बदमाश को पीट रहा होता है पुलिस वाला। तो वो बदमाश कहता है कि आप कानून के मुताबिक मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो वो पुलिस अधिकारी बोलता है कि तुम्हें किसने कहा पुलिस कानून के मुताबिक काम करती है? वो फिल्म थी। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो बड़ी समाज के अंदर भी पुलिस को लेके बहुत सारे लोग बोलते हैं। नहीं है, देखिए कभी कभी हो भी जाता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन बचना चाहिए, है ना। मेरा अपना जो तजुर्बा है वो 3rd डिग्री से क्रिमिनल नहीं टूटता। क्रिमिनल को यहाँ से तोड़िए आप। मैं आपको मेरा एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन उसका एक छोटा सा पार्ट सुनाता हूँ। मैंने एक टेररिस्ट पकड़ा, पाकिस्तानी, और उसको रिमांड पे रखा गया। उसने एक शब्द नहीं बोला। लोगों ने कहा इसको टॉर्चर करते हैं, ये करते हैं। मैं ना, ये बोलेगा ही नहीं, क्योंकि इसका तो इधर से बिल्कुल साफ़ कर दिया गया है। मैंने उसको 11 दिन तक 5 वक्त की नमाज़ पढ़वाई, बढ़िया सुबह नहला धुला के नाश्ता, खाना, रात का खाना, नए कपड़े। आप ये समझिए 11 दिन बाद वो खुद रोने लगा। बोला सर आप लोग मुझसे कुछ पूछ क्यों नहीं रहे हो? और फिर उसने हमको इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कराए, यहाँ से लेकर कश्मीर तक। तो 3rd डिग्री खाली एक इलाज नहीं है भाई। अब तो पढ़े लिखे लोग हैं, पुलिस में आने लगे हैं, तो थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए थोड़ा सा। एक सवाल और है मिनाश जी की, चूँकि आपने इतने एनकाउंटर किए तो जाहिर तौर पर बहुत सारे लोगों के निशाने पे आप आए होंगे। तो ये रिटायरमेंट के बाद किसी तरह का कोई उसकी छाया, जो आपका कार्यकाल था, उसकी कोई छाया ये रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी पर नहीं पड़ती है क्या? क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिस दिन आपने रिटायरमेंट ली उस दिन सब कुछ कट ऑफ हो गया। नहीं, उसको पहले बहुत रहती थी थ्रेट। मुझे वाइस श्रेणी सिक्योरिटी भी मिली थी, जो अब नहीं है, रिटायरमेंट के बाद वापस ले ली गई, पता नहीं क्यों ली गई। मैंने कभी बोला भी नहीं कि सर मुझे जान का खतरा, दे दीजिए। दरअसल क्या होता है कि आपका काम जो है ना, वो आप अच्छे से करिए। क्रिमिनल को पता रहता है कि ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अगर क्रिमिनल को ये मालूम पड़ गया कि ये इनके कहने से कर रहे हैं, तो फिर वो पीछा नहीं छोड़ेगा आपका। तो मेरे साथ ये नहीं रहा। मैंने हमेशा साफ़ सुथरा काम किया है, चाहे वो डी कंपनी हो, चाहे छोटा राजन हो, चाहे श्री प्रकाश हो, चाहे निर्भय गुजर हो, चाहे कोई हो, XYZ। मैंने साफ़ सुथरा काम किया है। और मैंने रिटायरमेंट से 1 साल पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। ये सीधा सा जीवन कि देखने ज़रा क्या है। मालूम पड़ा जब मैंने किसी के साथ इस तरह की भावना से काम ही नहीं किया। और बाकी महाकाल है ना।
आपने कहा भी कि एक मतलब हमने वेब सीरीज में भी देखा कि एक गुरुजी थे, आप हमेशा उनसे राय लिया करते थे। जी जी। तो अक्सर जो है आप एनकाउंटर करने से पहले, कोई एक्शन लेने से पहले उनसे पूछते थे फ़ोन पे। वो कुंडली उंडली मैच करके बाकायदा लॉजिकली आपको बताते थे। कभी ऐसा हुआ कि उनका लॉजिक गलत भी हो गया हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं कोई इनकाउंटर करने या गिरफ्तार करने जा रहा हूँ तो उनसे पूछ के जाता था, ऐसा नहीं है। हाँ, कभी कहीं फंस जाते थे और थोड़ा परेशान होने लगते थे तो उनसे बात कर लेते थे, वो बता देते थे तो थोड़ी दिमाग को राहत मिल जाती थी। फिर दिमाग सोचने में, दिमाग काम करने लगता था, उनका आशीर्वाद लग जाता था तो काम हो जाता था। कुंडली उंडली देख के वो नहीं बताते थे। उसमें ऐसा है कि वो बताते हैं हाँ, कि वो आपके पिक्चर ग्रह है, नक्षत्र हाँ, ऐसे वो वैसे। पिक्चर है वो। अच्छा, वो ये भी देखते हैं कि मतलब अभी आपको चुप रहना चाहिए, कुछ दिन तक कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हाँ, ये बताते देखो भाई अभी थोड़ा सा शांत रहो, अभी उसका वक्त नहीं है, मत परेशान हो, ये बोल देते। अच्छा, आपने कहा श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में कि वो अच्छा लड़का था, पहलवानी करता था, एक गलती की वजह से वो फंस गया। ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, बड़े बड़े बाहुबली आपसी विवाद में, आपसी टक्कर में इस्तेमाल करते हैं। तो आपके लंबे करियर में कुछ ऐसे लड़के आए जिनको आपने उससे निकाल दिया हो बाहर? मैंने बहुत सारों को निकाला है, उनको नया जीवन दिया है, वो आज भी परिवार के साथ रह रहे हैं और उसमें से बहुत लोगों ने मेरे लिए काम किया है। उन लड़कों को वहाँ से निकाल के एक पारिवारिक जीवन दिया, अपने परिवार की तरह उनके साथ मैंने व्यवहार किया, उनकी फैमिली की जिम्मेदारी ली। जो मेरे लिए शायद उतना सिरदर्द वो पुलिस के लिए ना बनते, जो मेरे लिए बहुत लाभदायक बने वो लोग, बहुत सारे हैं ऐसे। जैसे एक सवाल था कि वो इमोशन वाली बात, आप मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो वो मान लीजिए कि आपके प्रोफेशनल करियर का पार्ट है, लेकिन कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसको आप मारने का मन बना लिए हैं, चाहे जो आपके सामने है और उसके फैमिली के मेंबर्स वगैरह, उसकी पत्नी, उसके बच्चे आ जाएं, तो कुछ ऐसा सीन कभी क्रिएट हुआ कि आपको इमोशनल होना पड़ा हो? हाँ हुआ। तो क्या वहाँ पे आपने कैसा फैसला लिया फिर? मैंने छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि अब आगे से दोबारा मेरे सामने नहीं आओगे इस हालात में, अच्छा इंसान बन के आना। तो मेरे साथ एक किस्सा हुआ था, सेम जो आपने क्वेश्चन पूछा, उसने पिस्टल निकाल ली थी हम लोगों की तरफ, लेकिन उसको अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग चारों तरफ से उसको नज़दीक हैं उसके। तो उसको सिलेंडर कराया तो उसकी पत्नी निकल के आई अंदर से, वो प्रेग्नेंट थी, वो पैर पकड़ के रोने लगी और वो शायद पिस्टल ना निकालता तो मारने की एक बार वो सोचते भी ना, उसको अरेस्ट ही करना था, इतना बड़ा क्रिमिनल भी नहीं था। खैर उसको छोड़ दिया उसकी पत्नी के कहने पे। उसके करीब 4-5 साल बाद उसी लड़के ने मेरी 1 हफ्ते तक रैकिंग की मुझे मारने के लिए, और मेरी वो रैकी करता था घर के बाहर दूर से। तो मेरा क्या रहता था, मेरी सिक्योरिटी रहती सब रहती थी, तो मैं घर के अंदर से ही गाड़ी पे बैठ के जाता था, चारों तरफ सिक्योरिटी बैठती थी, मैं बीच में बैठता था, तो मेरा चेहरा नहीं देख पाता था। 7 दिन तक उसने मुझे देखा। 7वें दिन मैं एक मॉल के पास खड़ा हुआ था, किसी को बुलाया था मैंने। जब उसने मेरा चेहरा देखा तो वहाँ से भागता हुआ आया और मेरे पैरों पे गिर गया कि मुझसे सर आज बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। फिर उसने मुझे 3 इनकाउंटर कराए, जो शूटर आए थे वो सारे मरवाए उसने। अच्छा सर, एसटीएफ जब बनी थी तो बहुत सारे अधिकार आप लोग को दिए गए थे, वो ज़रूरी भी थे क्योंकि उस समय इतना मतलब क्राइम उस लेवल तक था, तो कुछ खुले हाथ दिए गए थे आप लोगों के लिए, तो उसका क्या कभी बेजा इस्तेमाल भी होते देखिए हुए ये आपने सब देखा? कहने की बातें हैं कि एसटीएफ को खुला हाथ दिया गया था, पावर दे दी गई थी। जी। वो जो दी गई थी वो दी गई थी कि अब आपको जैसे बॉम्बे जाना है तो एक नॉर्मल सिविल पुलिस का आदमी होगा, वो एक परमिशन लिखेगा, फिर वो दूसरे दिन जाएगी ऑफिस में, फिर चौथे दिन जाएगी, फिर जिसको देना 1 हफ्ता उसी में लग जाएगा। तो ये पावर थी कि आप फ़ोन से बोलिए सर हम बॉम्बे जा रहे हैं, ओके, ये पावर। सर मुझे 4 गाड़ी लेके जाना है, ठीक है ले जाओ, है ना, वेपन नए नए चाहिए, वो पावर थी। किसी की सिफारिश नहीं सुननी, जिसको बात करना सीधा डीजी से बात करो या मुख्यमंत्री जी से बात करो, बीच में कोई मंत्री जी या कोई ये वो कुछ नहीं था, बस ये पावर थी। अब उसको गलत रूप में इतने पावर मिल गई, चाहे इसको मार दो, ऐसा नहीं है ना। कोई भी यूनिट हो, कुछ भी हो, चलेगी तो लॉस है ही ना वो। अभी थोड़ी देर पहले श्री प्रकाश शुक्ला की बात हो रही थी
तो जब यह इनकाउंटर हुआ था तो मैंने भी सुना था। उस वक्त एक किस्सा मैंने सुना था कि एक बार श्री प्रकाश शुक्ला हजरतगंज में कहीं बैठा हुआ था, पुलिस को खबर मिली, उसको ढूंढने पुलिस पहुंची और वो वहीं बैठा रहा, एक सैलून में अपनी दाढ़ी बनवाता रहा, बाल कटवाता रहा और पुलिस उसको पहचान नहीं पाई। इसमें क्या कुछ सच्चाई है? ये तो कई बार हुआ, उसको कोई पहचानता नहीं था। और लखनऊ में उसको कोई ये नहीं जानता था कि ये श्री प्रकाश है, उसको लोग अशोक नाम से जानते थे, अशोक नेताजी। तो ये हजरतगंज में कई बार हुआ है, सैलून की दुकान में हुआ है, वहीं एक बड़ी फेमस जूस की दुकान है, वहाँ पे वो आता था, निकल जाता था, हम लोग देखते रह जाते थे, पहचानते ही नहीं थे। अच्छा सर, एक सवाल और उठता है जब किसी का इनकाउंटर होता है किसी बदमाश का कि फेक इनकाउंटर हो गया, तो मैंने भी बहुत बार सुना है कि पुलिस ने पकड़ा या एसटीएफ ने पकड़ा और कहीं ले जाके जंगलों में हाथ पैर बांध के गोली मार दी, फिर उसके साथ हथियार लगा के बोल दिया कि इसका एनकाउंटर कर दिया गया। क्या ऐसा होता था? क्या ऐसी कोई सच्चाई है इसमें? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इनकाउंटर तो फिर नहीं, अब तो आप रिटायर होंगे, बता सकते हैं। नहीं, तो जब मैंने किया ही नहीं ऐसा तो मैं कैसे बता सकता? मैं दूसरे के बारे में नहीं दे सकता राय अपनी। आप कोई विशेष कोई घटना इनकाउंटर पूछे तो मैं बता सकता हूँ, ऐसे तो। सर नमस्ते, मेरा नाम ऋषिराज है। तो सबसे पहले चूंकि आपके जीवन काल से आप भी जानते हैं कि आपके साथ एक नाम जुड़ गया हमेशा की तरह, एक अपराधी का नाम खुद के नाम के साथ जुड़ गया, चूंकि आप को सुपर कॉप के तौर पर जाना गया और उसे सुपर अपराधी के तौर पर जाना गया। तो सबसे पहले तो सर श्री प्रकाश शुक्ला को लेकर एक सवाल है कि गोली मारने से पहले कोई ऐसी बातचीत हुई थी जो, या कोई ऐसा वाकया जो पब्लिक नॉलेज में नहीं अब तक आ पाया, या श्री प्रकाश शुक्ला से? देखिए, गोली मारते समय तो कोई मतलब ही नहीं है और ना ही कोई ऐसी बातचीत की संभावना रहती है, चाहे वो श्री प्रकाश हो या कोई हो। हाँ, थोड़ा सा जब वो उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जब मेरे ख्याल से उसकी आखिरी सांसें चल रही होंगी, तब उसने एक बार बोला था कि उस टीम में 2-3 ब्राह्मण थे, तब उसने हल्की सी लास्ट उसकी आवाज़ यही थी कि जनेऊ का ख्याल तो किया होता, बस। उसका दम तोड़ दिया था। सर आदमी इनकाउंटर करता है उस वक्त एक अलग रौले में रहता है इंसान, क्योंकि एक ऑपरेशन से आप दूसरे ऑपरेशन में जा रहे हो और उसके बाद तीसरे ऑपरेशन में जा रहे होते हैं। एक पेस होता है जीवन का, और जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होता है तो वो रिटायर होते होते तक भी यही कर रहा होता है कि, या फिर वो लास्ट तक पे जाके वो अपने फील्ड के उस्ताद हो जाते हैं और वो आइडियाज़ दे रहे होते हैं लोगों को कि किस तरीके से आप ट्रैप कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद अपने हाथों से इतने लोगों की जान चली गई, लोग डरते हैं ये सोच के, जिन लोगों का नाम, उन लोगों को आपने मार दिया, और वो रिटायरमेंट के बाद किस तरह से ख्यालात हैं? इतने लोगों को मारा, कभी कोई गिल्ट आया मन में, कभी वो लोग सपने में आए, कुछ ऐसा हुआ कभी आपके साथ? नहीं, कोई गिल्ट नहीं आया। और रिटायरमेंट के बाद मुझको ऊपर वाले ने एक दूसरा रास्ता पकड़ा दिया, तो मेरा डिपार्टमेंट से लगभग कोई मतलब रहा नहीं। कोई राय देना, मशवरा देना, कोई आया तो अलग बात है, वो भी गुड फेथ में, वरना मेरा तो सब इंडस्ट्री की तरफ दिमाग लगने लगा। नहीं तो पोस्ट रिटायरमेंट कभी सोचा नहीं आपने, जिन लोगों का एनकाउंटर किया उनके बारे में, उनको लेकर कोई ख्याल? कभी किसी को गलती से गोली लग गई हो और वो बात? मैंने बताया ना कि मैंने कभी इस नियत से कोई काम किया ही नहीं, कि वो तो हुआ कि भाई अब ये इस लेवल पे पहुंच गया, अब इसका ज़िंदा रहना ठीक नहीं है या इसका आज़ाद घूमना ठीक नहीं है, तो उसको करना ही करना, वो कोई हो, किसी ग्रुप से हो, कहीं से भी उसका अपराध का इतिहास हो, बॉम्बे का हो, दिल्ली का, कहीं का हो, तो करना ही करना है। और फिर थोड़ा तो देखो बाद में रहता ही है कि कभी सपने में आ जाता है कोई, कभी नींद में टूट गई नींद तो उसमें आ गया, तो वो बाई नेम नहीं आता। हाँ। और वैसे ही आया कि हाँ बदमाश है, उसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, वो हमको दौड़ा रहा है। और सपनों को तो आप जानते हैं, ना तो उसका हाथ उठ रहा है गोली मारने के लिए, ना मेरा उठ रहा है, बस खुद उठ के बैठ जाते हैं बस। सर एक और सवाल आज के वक्त में, उत्तर प्रदेश में आप लगातार सुनते हैं कि इनकाउंटर्स होता है, हम लोग खबर करते हैं और आप देखते होंगे अलग अलग माध्यम से। कई बार इनकाउंटर की थ्योरी इतनी ज़्यादा फिल्मी होती है कि उसे देखकर कोई प्रथम दृष्टया व्यक्ति भी कहता है कि कम से कम किसी मैच्योर राइटर से तो इसकी थ्योरी करवा लेते।
कोई ऐसा वाकया है जिसको सुनकर आपको भी लगा कि यार इसमें तो ये तो पहले ही हाथ में, अगर इसकी विवेचना होगी तो पकड़ लिए जाएंगे ये तो? अब ये तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा जानकारी की, अनुभव की कमी के कारण ये चीज़ें बारीकी जो देखने को मिलती हैं वो सिर्फ उसी की वजह है, अनुभव नहीं है। पेपर वर्क कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा सा अनुभव की कमी है। हाँ नहीं, वो क्योंकि हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है कि हाल ही में अतीक की हत्या से पहले एक उसके बेटे का भी जो इनकाउंटर हुआ, उस थ्योरी को लेकर भी सवाल उठे कि कई तरह से कि मतलब कि गाड़ी लेकर आई गई, वहाँ रखी गई, चक्के का निशान नहीं था, जिस तरह का लोकेशन था वो बड़ा वैसा लोकेशन था कि कोई वहाँ पे ट्रैप होके कैसे बाइक लेकर आएगा, गाड़ी भी बहुत डिज़ाइन से उल्टी हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो कई तरह के और भी कई एनकाउंटर्स इस तरह से यूपी में होते हैं। देखिए, हर एनकाउंटर का अपना पैटर्न होता है कि कौन किस तरह हुआ, मौके पे क्या स्थिति थी, क्या परिस्थितियाँ थी। अब अगर जो मौके की परिस्थितियाँ हैं वही पेपर वर्क आपका बोल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन आप जाएँ या हम बैठ के सुन रहे हैं तो हम अपने हिसाब से उसका सोचेंगे यार ये तो ऐसे हो सकता था, लेकिन जो करने वाला है उसको जो दिख रहा है वो देखता है कैसे हुआ। मेरे साथ भी कई बार हुआ, लोगों का ये हो ही नहीं सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता भाई, कुछ भी हो सकता है कि आप ये काम तो आसानी से कर सकते थे, आपने क्यों बेवकूफ़ी में इतना रिस्क ले लिया? अरे ले लिया भाई, मैंने निर्भय गुजर मारा, मैं 30 फीट ऊपर खाई पे नीचे कूद गया। अच्छा। अब लोग मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे यार क्या जरूरत थी कूदने की? अरे साला उस समय नहीं दिमाग में आया, कूद गए। तो उस वक्त तो कई लोगों ने कह भी दिया होगा कि इस तरह की अगर थ्योरी आप बताएंगे तो लोग कहेंगे कि नहीं मानेंगे। हाँ। मैं आज भी अभी मुझे टोक रहे थे कि आप थोड़ा सीधे बैठिए, मैं बहुत देर तक बैठ ही नहीं पाता हूँ, मेरी टेलवन उस समय क्रैक हो गई थी। वो आज तक है। तब अगर आप कहोगे ये फिल्मी है यार, कोई 30 फीट ऊपर से कूद जाएगा, कूद गए, कूद गए। तो वो मौके पे क्या होता कुछ, वो फिर देखने वाला और सुनने वाला उससे मेल नहीं कर पाता, फिर उसको अलग लगता है। लेकिन हाँ, कुछ कमियां तो रहती हैं, वो अनुभव की कमी है। एक आखिरी सवाल है मेरा बस आपसे। लोग तमाम तरह की इस दुनिया में अब अपराध हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। आपका आजीवन मतलब एक जवानी, पूरी ज़िंदगी पूरी आपने अपने अपराधियों के पीछे हुए भागते हुए निकाल दी। तो ज़िंदगी आपसे क्या कहती है सर? ज़िंदगी की कहानी क्या है? मैं अब जब शीशे के सामने खड़ा होता हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न रहता हूँ कि महाकाल की बहुत कृपा है कि मैं आज शर्मिंदा नहीं हूँ अपना चेहरा देख के, मैं इतने कह सकता। और अपराध की दुनिया के पीछे ये जो पूरा ग्लैमर है, पैसा है, वो रौला दिखता है, उसको एक दिन आखिरकार तो वो एक पीतल निकलती है और किसी भी साइज़ की बंदूक से निकलेगी और वो फिर उसे हमेशा खामोश कर देती है। उसके पीछे जो फैसिनेट होने का एक जो प्रचलन है एक तरीके से एक कुछ खास इलाकों में, उसके वहाँ के लड़कों को, लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही बोलूँगा भाई कि ये सब चीज़ें मत देखिए, सब मिथ्या है, सपना है, दिखावा है, हकीकत इसमें कुछ नहीं है। और एक बार आप इस सीढ़ी पे चढ़ जाते हैं, फिर आप सोचते रह जाते हैं कि नहीं अब चौथी सीढ़ी के बाद अब नहीं आगे जाऊंगा, और वो जाता नहीं है, फिर उसका अंत ही होता है। तो नहीं करना चाहिए ये पैसा, ये सब चीज़ें। एक चलन चला था पहले, आप लोगों को याद होगा शायद, आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते होंगे, लड़कों को चश्मा, जीन्स, शूज़ दिला के और नए नए शहर में नए नए होटलों में रुका के और उनको, और वो फिर पकड़े जाते थे तो फिर क्रिमिनल बन जाते थे जब तक। तो नहीं करना चाहिए, मेहनत करिए, ईमानदारी से काम करिए, फल उसका ज़रूर मिलता है, थोड़ा देर से मिलता है। आपने अभी मेरे किसी कलीग के सवाल के जवाब में कहा कि जब आप एनकाउंटर कर रहे होते थे तो आप ये नहीं देखते थे कि आप पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं। तो क्या इस पूरे करियर में क्या राजनीति के पाप और पुण्य के भी कभी भागी बने आप? क्योंकि एनकाउंटर तो हमेशा से, तो आप ये समझ लीजिए कि मैंने जिनकी जान बचाई, जिनकी मैंने मदद की, तब उसको आप पुण्य में रख लीजिए या ड्यूटी पे रख लीजिए जो आप, क्योंकि मैं पुलिस में आया ही था इसी वजह से, दो चीज़ों की, एक पावर और एक लोगों की मदद। मेरे यही दो टारगेट थे और मैंने दोनों बहुत अच्छे से पूरे किए।
तो यही एक सवाल है कि आपने बड़े अच्छे से पूरे कर लिए, लेकिन गुजरात, महाराष्ट्र और यूपी में भी कई ऐसे सुपर कॉप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं जो विवादों में फंसे। उनके इनकाउंटर का मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और उनको भी सज़ा मिली। तो ये क्या मतलब उन्होंने क्या गलती की जो आप उन गलतियों से बचे रहे? देखिए, सब सारा खेल होता है पेपर वर्क का, और ज़रूरत से ज़्यादा हाईलाइट होना। फिर आपके जितने चाहने वाले होते हैं उतने आपके डिपार्टमेंट के पॉलिटिशियन ये सब दुश्मन हो जाते हैं। फिर आप तो वो स्थिति बड़ी ख़राब हो जाती है, तो उसी का खामियाजा भुगतना पड़ता है। कुछ जहाँ 400 मीटर की रेस आपको लगानी है, वहाँ आप 100 की स्पीड से भागोगे तो दिक्कत होगी ना। फिर थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर भी करना चाहिए। तो ये जो सिंघम टैग जो लगाया जा रहा है पिछले कुछ साल से, उस पर आपकी कोई ओपिनियन है क्या पुलिस वालों? हाँ, नहीं लगाना चाहिए। आपने कोई नया काम नहीं कर दिया ना, आप ड्यूटी कर रहे थे अपनी, आपने बहुत अच्छे से की ड्यूटी, तो आपको थोड़ा सा नाम हो गया। जिन्होंने थोड़ा हल्का किया वो वैसे ही रिटायर हो जा रहे हैं, उनको जानता भी नहीं है कोई। तो ये टैग वैग लगाने की क्या ज़रूरत? मेरे नाम के आगे तो कभी ये टैग नहीं लगा जब से ये सीरीज आई है, तब मेरे रिटायरमेंट होने के 3 साल बाद। और अभी लिस्ट आप निकालिएगा, ऐसा कोई यूपी का बड़ा बदमाश नहीं है जिससे मुझे मोहब्बत ना हुई हो। जिससे आपको मोहब्बत ना हुई हो? नहीं हुई। तो ये टैग वैग तो सर, आपके बैच के कुछ लोग अब पार्लियामेंट में भी पहुंच चुके हैं। आपने कभी नहीं सोचा कि राजनीति में दस्तक दें आप? भाई, मैंने इस सीरीज आने के बाद एक पहला इंटरव्यू दिया था जिसमें मुझसे यही क्वेश्चन किया गया था। तो मैंने कहा था कि यार कोई मान सम्मान से अगर कहेगा तो ज़रूर जाएंगे, सेवा करेंगे वहाँ भी। तो मुझको कुछ माहौल लगा कि मुझे कुछ लोगों ने बोला जो राजनीति के अच्छे ज्ञाता रहे, कि बोले यार पहले माहौल तो बनाओ, तो बोले फिर लोग आएंगे ना सम्मान देने। तो मेरा घर पड़ता हमीरपुर, तो मैंने पहला माहौल बनाने के लिए मैं अपने घर गया। तो हम वहाँ मेरे पुराने दोस्तों ने और लोगों ने मिल के करीब 100 गाड़ियाँ मेरे साथ लगाई। और फिर वो जो जुलूस चला तो बहुत शानदार रहा। तो 1-2 पार्टी से फ़ोन भी आए, लेकिन घर पे आके हमारे मुख्यमंत्री ने कह दिया कि ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, अब घर बैठो। जितना करना था हम नहीं बोले उस समय कुछ भी, हम लोगों ने सारे कष्ट बर्दाश्त किए हैं, अब नहीं जाना है। तो फिर मैं नहीं गया। सर, मेरा वो जो सवाल पिछला वाला था उसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा पूरा हुआ नहीं था, मेरा जवाब मिल नहीं पाया था मुझे। कुछ साल पहले एक एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे नाम के एक बदमाश का। जी जी। तो जब उसने पुलिस वालों की हत्या की, 7-8 पुलिस वालों को मारा, तो हम लोग ये चर्चा कर रहे थे आपस में कि अब ये बचेगा नहीं, इसका एनकाउंटर होगा। लेकिन जब वो महाकाल के दरबार में जाता है, बाहर खड़ा होता है, मीडिया के सामने चिल्लाकर कहता है मैं विकास दुबे कानपुर वाला, तो ये एक उसका स्टंट था कि मुझे जो है हाईलाइट कर दिया जाए मीडिया के सामने, ताकि मैं पकड़ गया हूँ, बच जाऊँ, एनकाउंटर से बच जाऊँ मैं। लेकिन उसके बाद हम लोग सोच रहे थे हो सकता है अब ये बच जाएगा, अब ये कोर्ट में पेश होगा, वहाँ से जेल जाएगा। लेकिन उसके बाद जब उसकी गाड़ी पलटती है दूसरे दिन उसको वापस लाते समय, हमारे पास कोई ऐसी खबर नहीं थी कि इसका एनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हल्की बारिश हुई और गाड़ी पलटी उसकी, तो हम सब ये चर्चा करने लगे कि ये तो गया, अब बचा नहीं। और चूँकि इसका अंदाज़ा था, हमारी टीम एक हैलेट हॉस्पिटल में पहले से वहाँ एक टीम मौजूद थी, और सबसे पहले हमारे ही चैनल ने उसको कवर किया, उसकी बॉडी पहुँची और तस्दीक की कि ये विकास दुबे कानपुर वाला है जिसकी बॉडी यहाँ आई है। तो मेरा फिर से वही सवाल है कि क्या एनकाउंटर भी जानबूझकर या एक प्लानिंग के तहत किए जाते हैं कि इनको करना ही है? नहीं भाई, वो महाकाल के दरबार में गया था अपने पापों का प्रायश्चित करने, फिर वो गाड़ी से क्यों कूद के भागने लगा? प्रायश्चित ही कर लेता, महाकाल नाराज हो गया। सर, गाड़ी से कूद के भागते तो किसी ने देखा भी नहीं उसको। और आप ही बता रहे हो। नहीं, तो कहा गया, खबर ऐसी है, हमने भी ऐसे ही सुनी है। पुलिस ने जैसा मैं भी मौके पे नहीं था भाई। अच्छा, एक सवाल और, जैसे आप कभी किसी बदमाश का एनकाउंटर करने गए, तो बदमाश तो बदमाशी होता है, वो भी हल्का नहीं होता, उसके पास भी शार्प शूटर होते हैं। जैसे पूर्वांचल की बात करें तो बीरेंद्र शाही, श्री प्रकाश शुक्ला, हरिशंकर तिवारी, ये सब बड़े बड़े नाम थे, इनके पास भी एक से एक शूटर थे।
जो कि बराबर गोलियां चलाते थे पुलिस से आमने सामने की। तो क्या कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि जब आपका सामना ऐसे शार्प शूटरों से हुआ हो, आप लोग अपनी जान बचा के भागे हों उनसे? मैं एक तो देखिए पहले ये कि इनकाउंटर करने नहीं जाते, हो जाता है। नहीं, आपको कहीं कोई खबर मिली हो वहाँ पे छुपे हैं आप, वहाँ गए और हाँ, उधर से तो फायरिंग इनकाउंटर शुरू? करने नहीं जाते, लेकिन अब परिस्थितियाँ ऐसी बनती कि हो जाता है वो। और दूसरा, अभी मैंने किस्सा सुनाई भागने वाला, अभी आपको सुनाया ना एटा का मैंने। तो क्या हम ज़बरदस्ती चीज़ों को ख़राब करने में लग जाएं? उससे अच्छा है कि आप साइड हो जाओ, फिर सेकंड चांस लो। क्यों विवाद बनना? जैसे आज कोई एनकाउंटर किया आपने, मान लीजिए किसी बदमाश का, फिर आप घर गए, घर पे परिवार से मिले, तो आपने कपड़े चेंज किए, आप फ्रेश हुए, तो फिर उस चीज़ को आप कैसे बताते थे और उस पे परिवार का रिएक्शन क्या होता था? ना तो मेरे परिवार वालों को शौक़ था ये सब सुनने का, और ना मुझे शौक़ था सुनाने का। तो आराम से चल नहीं, रहा पता तो चल ही जाता होगा कि आप पता चलता था। तो क्या तो पूछते नहीं थे आपसे? कुछ नहीं, क्या पूछेंगे, जब काम ही यही है तो फिर क्या पूछेंगे। हाँ, जब उनको फ़ोन वोन आ जाते थे घर पे तो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते थे, तो फिर उनको थोड़ा सा 1 हफ्ते की छुट्टी लेके बाहर जाना पड़ता था, फिर रूटीन तो स्टार्ट सर हो अब एक अपना एक्सपीरियंस बताइए, रिटायरमेंट के बाद जैसे अब आप कहीं गए तो पहचान तो जाते होंगे आपको लोग कि साहब आ गए, तो क्या अभी भी थोड़ा सा आप चौकन्ने रहते हैं अपने दुश्मनों से कि कहीं कोई खड़ा ना हो? वो तो ब्लड में आ चुका है। वो तो मैं यहाँ बैठा तब भी नज़र घुमा क्योंकि आप यहाँ आए तो मैं देख रहा था, आप यहाँ वहाँ देख रहे थे। आपने देखा? आपने पहले मुझे ही देखा था पहले। वो तो मैं अब भी देख लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। सर, चूंकि आपने कहा कि आपने माहौल बनाया और आप, लेकिन आपकी जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि सियासत घर के बाहर ही ठीक है, घर के अंदर उचित नहीं है। तो इस पर 2 सवाल है मेरे। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है उनका, बहुत ब्लंट गन दिखते हैं कई मामलों में, एनकाउंटर को लेकर भी बहुत साफ साफ कह चुके हैं। उनका कार्यकाल कैसा लगा आपको अभी तक, और उनके राज्य में जिस तरीके से उन्होंने एनकाउंटर को लेकर बहुत अपर हैंड सरकार जो है वो तनकर खड़ी है कि ठीक है, अपराधी है, पुलिस पर गोली चलाएगा तो बदले में गोली ही मिलेगी, फूलमाला नहीं मिलेगा? भाई देखिए, जिस तरह का काम मैंने किया तो नेचुरली मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, मेरी पसंदीदा मुख्यमंत्री है। और सर फिर अब ये तो योगी जी की बात हो गई, अब आपके हम अपने घर के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लेते हैं। वो आपने बताया कि घर के लोग डिस्कस नहीं करना चाहते थे और ये वो, आपके इस पूरे सर्विस के दौरान आपने तमाम मुश्किलात झेले होंगे, चूँकि आप सीधे फायर रेंज पे हैं, लेकिन आपको मालूम होगा कि घर में परिवार जो है वो भी थ्रेट के अंदर ही जी रहा है। इस सब करने के दौरान परिवार को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं आपके सर्विस पीरियड के दौरान? देखिए, अच्छा समय तो नहीं गुजरा उनका, क्योंकि तमाम थ्रेट आती थी, फ़ोन कॉल्स आते थे। मुझे ये प्रेसिडेंट मेडल की वजह से एक लैंडलाइन नंबर फ्री मिला हुआ था, मुझे परेशान होकर वो फ़ोन कटवाना पड़ा। और बच्चों को जब ट्यूशन या स्कूल जाते थे, एक गार्ड बाहर बैठता था क्लासरूम के, कोचिंग जाते थे कोचिंग में एक बैठता था। तो वो समय उन्होंने गुजारा। मैं 2 दिन के लिए बोल के गया, 15-15 दिन के नहीं आ रहा हूँ, तो परेशान रहते थे। तो परेशानी तो झेली है। बच्चे, मैं 15-20 दिन तक बच्चों का चेहरा नहीं देख पाता था। वो सुबह 7 बजे उठ के निकल जाते थे, मैं 3 बजे रात में आता था, 9 बजे निकलता था। तो वो सब दिक्कतें तो परिवार तो झेलता ही है, ऐसा नहीं है। लेकिन बस ये है कि अगर सपोर्ट मिल जाए तो वही पॉजिटिव चीज़ें हो जाती हैं। सर, आजकल हम देखते हैं कि पुलिस की सर्विस भी बहुत तनाव है। आप भी पढ़ते होंगे कि बहुत पुलिस बल में भी बहुत जो है मृत्यु के ऐसे घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें लोग जान दे रहे हैं पुलिस बल। क्या तरह के रिफॉर्म्स आपको लगता है एक लंबा करियर निकाल लेने के बाद, सफलतापूर्वक करियर निकाल लेने के बाद, कि किस तरह के बदलाव कम से कम अब पुलिस बलों को दे देने चाहिए भाई? और सरकार सिर्फ ताली बजवाने के लिए पुलिस वालों को और ट्रैफिक खुलवाने के लिए ही ना इस्तेमाल करे, बल्कि उनको भी एक आम शहरी की तरह जीवन प्रदान कर पाए? तो ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपका बॉस कैसा है। गवर्नमेंट कुछ भी कहती रहे, वो
बात आके नीचे बॉस पे ही टिकती है। तो एक तो जो भी हैं साथी लोग उस समय, एक तो उनको तनाव नहीं लेना चाहिए, दूसरा उन्हें अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अपना काम करिए और कौन क्या कर रहा है उसकी तरफ दिमाग ना दौड़ा के हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो इस सब चीज़ों में जब उलझ जाता है आदमी तो तनाव हो जाता है उसके ऊपर, उस तनाव में फिर वो उल्टी सीधे निर्णय ले लेता है। और जो सीनियर लोग हैं उनसे मैं तो ये कहना चाहूँगा, भाई आप सपोर्ट करिए, उनका मनोबल बढ़ाइए, जो जिस काबिल है उससे वो काम लीजिए, तो टेंशन नहीं होगी अगले को। अब अगला लड़का बहुत अच्छा है, वो कंप्यूटर पे बैठ के बहुत अच्छा काम करता है, अब उसे आप चौराहे पे भेज दो, वो तो वैसे ही फ्रस्ट्रेट रहेगा, यार बताओ साला इसीलिए आए थे पढ़ लिख कर। तो आप उससे वो काम लीजिए, जो चौराहे पे खड़ा होने वाला उससे चौराहे का काम लीजिए, जो क्राइम पे इंटरेस्ट रखता है उसको उस टीम में लगाइए, वरना तो पीछे ही खड़ा रहेगा, गाली खाता रहेगा, क्यों नहीं आ रहे हो साथ में। तो ये सब चीज़ें जब ये सब मिक्स हो जाता है तो फिर बंदा तनाव में आ जाता है। सर रिफॉर्म्स की बात हो रही है तो एक ज़माना था कि फ़िल्में बनती थीं या फिर देखा भी जाता था, लोग आमतौर पे बात भी करते थे पुलिस की छवि के ऊपर कि मतलब अच्छी छवि नहीं थी पुलिस की। तो इसमें अब ऐसा क्या धीरे धीरे जैसे फिल्में भी बनी कि उसमें एक मजबूत पुलिस वाले को दिखाया जो लोगों की मदद भी करता है, तो क्या हकीकत में किस तरह से इस छवि को बदलने के लिए क्या काम किया जा रहा है या आपके हिसाब से क्या काम करने चाहिए? बस सबसे पहले तो पुलिस को ही अपना काम अच्छा करना चाहिए। उसी में ही कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं जिनको हाईलाइट कर दिया जाता है, नेगेटिव दिखा दिया जाता है, और इसी में से कुछ अच्छे लोग निकल जाते हैं, उनको फिल्मों में थोड़ा बैलेंस नहीं किया जाता। और उनकी अगर स्क्रिप्ट हिट हो रही है नेगेटिव रोल से तो वो नेगेटिव दिखाएंगे, उनकी अगर सिंघम बनाने से हिट हो रही है तो वो सिंघम बनाएंगे। वो तो डिपेंड करता है ना। तो अब डिपार्टमेंट में भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से बदनामी होती है, गलतियां करते हैं, होता है, बहुत किस्से कहानी है। सर एक मैंने पढ़ा था कहीं कि जौनपुर में आपने एक साथ 6 एनकाउंटर किए थे, वो कच्चा बनियान गैंग के बारे में था, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। वो 6 नहीं 8 थे। हाँ, वो 8 थे। उसमें बहुत कच्चा बनियान का बहुत मतलब वो चल रहा था आतंक। किसी भी गांव के किनारे घरों में घुस जाते थे, बच्चा हो लेडी हो कोई वो, हाथ में वो डंडा लोहे के रॉड लेके आते थे, बिगर बात किए मारना पीटना शुरू कर देते थे। मालूम पड़ा एक एक घर में 3-3 4-4 लोग मर गए। और वो पूरा राजस्थान और इधर साउथ में पूरा सब आतंक मचा हुआ था। तो उनके बीच में हम लोगों ने एक अपना आदमी सेट किया। तो उन्होंने जौनपुर में बड़ा फेमस जगह है जौनपुर में, आप वहाँ के रहने वाले, थोड़ा नाम बताइए। अच्छा देखिए अभी नाम याद आ जाएगा। उन्होंने वहाँ एक ठाकुर साहब की कोठी थी गांव से लगी हुई, उसमें उन्होंने प्लान बनाया लूटने का। तो हम लोगों को मैसेज आ गया, तो हम लोग उस कोठी के बाहर, वो जंगल था उनका, आम के पेड़ लगे हुए थे, उस बाग में छिप गए। और वो जैसे ही वहाँ पर आए तो हम लोगों ने अपना मोर्चा संभाल लिया। तो वो उसमें शायद फसल कटी हुई थी, बिल्कुल साफ खेत थे। उन खेतों में फिर वो फायरिंग हुई, उसमें 8 मारे गए, एक इधर गिरा, कोई उधर गिरा, कोई उधर गिरा, इससे 8 गिरे थे। तो हमारा एक रस्मी सवाल है कि हम हर मेहमान से पूछते हैं कि आपको कैसा लगा आज हमारे साथ न्यूज़ तक पर आके हमारे शो में द मंच में। आपने बुलाया तो आपको अच्छा लगा होगा, मैं यहाँ आया आप लोगों से मिला तो मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।